अभी से कोई नहीं बोलेगा, एकदम चुप रहेगा। पेन देना तो कलम। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। इस चैप्टर में किसी भी खास परंपरा के बारे में बताया गया है, साहित्य के परंपरा के बारे में बताया है। अगर किसी दो देशों के बीच का विभाजन हो जाता है तो उस देश का विभाजन, उस लोक का विभाजन तब तक नहीं होता जब तक साहित्य का विभाजन नहीं होता है, संस्कार का विभाजन नहीं होता है, संस्कृति का विभाजन नहीं होता है। इस चीज़ का मूल्यांकन किया गया। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ अभ्यास प्रश्न जिसको बोलते हैं। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं पाठ के साथ, यानी जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भी होगा कि पाठ में लेखक क्या बता रहे हैं, ये सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसकी क्या भूमिका है, ये सब। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान जो है वो भारतीय यूथ के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक पिछली परंपराओं को नहीं जानेंगे, अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तो इसी भीड़ में हमारा युवा चलते जाएगा। इसलिए आवश्यक है ताकि जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत के लोगों को सिखाया जाए, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो उत्तर भारत के लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ये सब बातें इसमें लिखनी होंगी। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? किसका मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अगर कोई दो लोग में विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई दो देश में विवाद उत्पन्न होता है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनका साहित्य, उनका संस्कृति, उनका कल्चर अलग नहीं होता। इसको अलग होने में बहुत सारे समय लगता है। भले 100 साल के करीब, 75-80 साल के करीब पाकिस्तान और भारत अलग हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान में हिंदी ही बोला जाता है जो हिंदुस्तान से निकला है। तो भले कोई अलग हो जाए लेकिन उसकी साहित्य जल्दी अलग नहीं होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। लेखक ने क्या राय दिया है कि साहित्य की कौन सा अपेक्षाकृत स्पष्ट होता है, कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, यानी ये बदलता नहीं है। बताओ कौन सा अस्थायी होता है जो बदलता नहीं? बोलो ना, बोलना है। चैप्टर सब भुला गया? 2 दिन में। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? जो साहित्य है वो पूंजीपतियों का साहित्य या निम्न वर्गों का साहित्य अस्थायी होता है? बोलो, पूंजीपतियों का या निम्न वर्गों का? पूंजीपतियों का। हाउ, कैसे? सब के सब चैप्टर भुला गया है, पीछे वाला भी चैप्टर भुला गया। ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि साहित्य किसी एक पक्ष के मोहताज है, साहित्य किसी एक पक्ष के मोहताज है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई लेखक पूंजीपति के बारे में लिखता है तो वो लेखक सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं। अगर कोई लेखक अपने साहित्य के इतिहास को समझकर और उसकी भावनाओं को समझकर निम्न वर्गों के बारे में भी अगर अच्छा लिखता है, उस समाज के बारे में अगर अच्छा लिखता है तो वो भी श्रेष्ठ हो सकता है। ये चीज़ बताते हैं। तो कोई भी किसी के पक्ष में, साहित्य किसी एक वर्ग के पक्ष में नहीं रहता। साहित्य सबसे लंबे समय तक चलेगा जिसमें जो भी कमियां हैं उस चीज़ को अपने हिसाब से सही करके लिखा जा सके। जो पहले कालिदास, कबीरदास और कौन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब का नाम लिया गया था। तो इन सभी लोगों का जो भी साहित्य है आज के समय में अगर उनके द्वारा लिखा गया साहित्य को पढ़ करके अगर कोई लिख देता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा,
क्योंकि वो साहित्य उनके समय के समय है, वहाँ की सिचुएशन था, उस समय कुछ और सिचुएशन रहा होगा, अभी का सिचुएशन कुछ और है, तो उसको उससे पता करना है, उससे अर्जित करना है ज्ञान, और अभी के हिसाब से अगर लिखा जाता है तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। तो ये कहना था उनका। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। साहित्य में विकास प्रक्रिया कैसे संपन्न नहीं होती? साहित्य का जो विकास है वो ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल 20 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो सामाजिक विकास जो होता है वो मान लो सड़क बनाना है, 10 साल 20 साल 30 साल में सड़क बन जाएगी। कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, वो सब भी 20 साल 25 साल में बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य का जो विकास है वो 10 साल 20 साल या फिर अगले चुनाव तक हो जाएगा, ऐसा साहित्य में नहीं होता। साहित्य का विकास सदियों तक चलता है, ठीक है। और जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कर, मतलब समाज में किस तरह का विकास होता है और साहित्य में किस तरह का विकास होता है, लेखक का आशय स्पष्ट करना है कि लेखक क्या कहते हैं इसके बारे में। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? मानव चेतना और आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। लेखक जो है वो कहते हैं कि इंसान जो स्वतंत्र है, क्या है? स्वाधीन है, अपने अधीन। स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के अधीन नहीं, अपने अधीन। तो वो कैसे प्रमाणित करता है? किस दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है, यानी कौन कौन फैक्टर रहता है, कौन कारक रहता है, इसमें कौन कौन चीज महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं लक्ष्मी को देखो तो कौन कौन चीज प्रभाव डालता है। तुम बहुत कुछ कर रही है हमारी भी है ना, देखो देखो सब बोलेगा, अब सब धीरे धीरे सब बोलेगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? लेखक यही खतरा से आगाह करते हैं कि अगर हम लोग साहित्य के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में साहित्य को भूल जाएंगे, अपना कल्चर अपना संस्कृति को खो देंगे। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होता है? क्योंकि राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक मुद्दा हर एक 5 साल पर बदलता है, लेकिन साहित्य को बदलने में सदियों का समय लगता है। साहित्य का विकास सदियों तक होते रहता है, 100 साल 200 साल तक, लेकिन राजनीतिक जो है 10 साल 15 साल 20 साल में खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? जातीय अस्मिता, एक और श्रम विभाजन और जाति प्रथा बताया था पहला चैप्टर, उसमें भी जाति के बारे में बताया गया था कि अब उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को रिलेट करना है क्या। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जाति है तो उसका पहले से ही फिक्स किया गया कि तुम नीचे जाति को हो, तुम उच्च जाति को। यहाँ पर एक वर्ग लेना है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। तो यहाँ पर है कि जातीय अस्मिता को लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करते हैं? लेखक ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कवि श्रेष्ठ जाति के बारे में लिखता है, उच्च वर्ग के बारे में लिखता है, तो वो श्रेष्ठ कवि होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई लेखक निम्न जाति के बारे में लिखते हैं, निम्न वर्ग के बारे में लिखते हैं, तो वो निम्न कवि होंगे। कोई निम्न वर्ग के बारे में भी अगर अच्छा लिखता है, उसके बारे में अगर साहित्य को दर्शाता है, तो वो भी श्रेष्ठ बन सकता है। तो ये बताते हैं लेखक। तो जब आपको चैप्टर याद रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर लिखने में देर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है कि चैप्टर में सब भूल जाता है। हायो रब्बा, कहाँ तक पढ़ लिए हैं? लेखक का उल्लेख करता है, उसके क्या महत्व है? राजनीतिक मूल्य, हाँ यहीं तक था। चलो देखो, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता। चला जा भाई तुम, अरे फिरा गया। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं?
जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता, ये दोनों में लेखक क्या अंतर बताते हैं? कोई बता सकता है क्या अंतर बताते हैं? अच्छा, अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं? हाँ वही, दोनों में क्या समानता है बताओ जागृति। नहीं पता, चैप्टर भुला गई। क्या समानता था? कोई कुछ नहीं बोला, किसी को पता नहीं, नालायक कोरिया सब पढ़ता नहीं है। हाँ पता है, देखो उसको पता नहीं है तो एक से कहाँ से पता रहेगा? जरूरी है इसलिए क्योंकि उसका रोल नंबर कितना है? एक है, 1 है ना, तो वो 1 उसको ऐसे ही नहीं मिला है, 1 उसके लिए लड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब आता है। ऐसे ही नहीं फालतू में हाँ तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर लग रहा है 1 नंबर डाल दो, रोल नंबर 1 दे देते, तुमको बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि लंबाई में सबसे छोटा है तो रोल नंबर 1 दे देते हैं। कौन क्या कर रही है? चलो देखो इधर, समानता क्या था राजनीतिक में और क्या था जातीय में? तो वो कहते हैं कि कोई कितना भी आगे क्यों ना हो, उसको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हाँ एक न एक दिन समाप्त होना ही है। जैसे अगर साहित्य की ओर विकास हो रहा है तो कभी न कभी बदलेगा। इतिहास था तो एक समय ऐसा था कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता, अभी पीतल का भी चिड़िया नहीं है। तो यही समानता है। अगर कोई समझता है कि हमारा जाति श्रेष्ठ है, उसका जाति श्रेष्ठ नहीं है, तो उसको बदलने में देर नहीं लगे, कभी न कभी चेंज होना तय। राष्ट्र में राष्ट्रीय अस्मिता ये है कि राष्ट्र में सभी जातियों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जैसे रूस का कहानी बताया था आपको, रूस में क्या हुआ था, उसमें जब हिटलर आक्रमण किया था तो कई सारे जाति जो थे वो सब बट गए, लेकिन रूस में जिस तरह से रूस ने कई सारे जातियों को मिलाकर देश बना लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग अपना अपना देश बना लिए। लेकिन रूस में जाति जिस आधार पे बटा है, भारत में जाति उस आधार पे नहीं है। भारत की जाति सब इकट्ठा हो जाता है जब देश पर कोई आ जाता है, लेकिन जब रूस में ऐसा हुआ था तो रूस में सब जाति अलग अलग हो गया था, लेकिन भारत में सब जाति अलग अलग नहीं होता। जब देश के प्रति कोई चीज़ होता है, राष्ट्र के प्रति, तो वो जाति अपना भूल जाता है। वो भले बाकी दिनों में वो कुछ भी करे, लेकिन देश पर कोई चीज़ होता है, अगर मान लो आक्रमण हो गया या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई या फिर कोई पूरा राष्ट्रीय खतरा आ गया, जैसे कोरोना जैसे महामारी आ गया, तो उस समय कोई ये नहीं देखेगा कि हमारा जात सबसे बड़ा है, तुम्हारा जात सबसे छोटा है, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो ये जातीय और राष्ट्रीय हुआ कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करना है और समानता बताना। तो जाति का स्वरूप ये है कि जो लोग जातिवाद करते हैं वो कहते हैं हमारा जाति ऊपर, तुम्हारा जाति नीचे। लेकिन अच्छी बात ये है कि भले ऐसे लोग लड़ते हैं, लेकिन जब राष्ट्र पर कोई समस्या आता है तब ये नहीं कहते कि हम उच्च जाति के हैं, हम नहीं करेंगे, तुम नीच जाति के हो, तुम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, ये भी बता चुके हैं। इसलिए नहीं कर सकता कि भारत में इतनी जातियां हैं जितनी जातियां पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। क्योंकि और भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर एक धर्म के लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म उठा लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म, बौद्ध, जैन, सब है भारत में। तो यहाँ जब धर्म ही अनेक है तो हर एक धर्म में अनेक प्रकार की जातियाँ होगी, तो उतनी सारी जातियाँ जब एक साथ मिलेगी तो कोई भी देश भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जाति, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही बताते हैं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में अनेकों धर्म है, अनेकों धर्म में अनेकों जातियाँ हैं, तो इससे बहुत सारी जातियाँ बन जाती है जितनी विश्व में किसी देश के पास नहीं है। बहुजातीय भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? बात सही है। भारत में जो बहुजातीयता है वो किसकी देन है? संस्कृति और इतिहास। इतिहास में क्या था
कि पहले मुस्लिम लोग यहाँ नहीं थे, टोटल क्या थे, हिंदू। जब मुगल लोग का आक्रमण हुआ, सबसे पहले कौन आया था, औरंगजेब नहीं, सबसे पहले कौन आया था, बाबर नहीं, उससे पहले भी, अरे जो कोई भी हो, जो भी आया, तो जब वो लोग आए, सुनो बताते हैं, सुन लो, अरे जो भी आया, बास्को डिब्बा वाला तो 1498 में आया था, शांत रहो मोदी जी। तो जो भी आए, तो वो लोग आए, यहाँ रहने लगे, घुल मिल गए, तो इतिहास में नाम दर्ज है, और इतिहास वहाँ से हम लोग का संस्कृति चेंज हुआ, आपस में घुल मिल कर रहने लगे। फिर वहाँ से धीरे धीरे मुस्लिम लोगों का भी जगह बनते चला गया। फिर जब गौतम बुद्ध द्वारा जैन धर्म बनाया गया, और बौद्ध धर्म बनाया गया, और महावीर जी द्वारा जैन धर्म बनाया गया, तो वो दोनों लोग भी, सबका तरीका अलग अलग है, नियम कानून सबका अलग अलग, लेकिन रह तो एक साथ ही रहे। तो इतिहास और संस्कृति की देन बहुत है। जातीयता जो है, जो इतने सारे जाति बना है, वो ऐसा नहीं है कि एक के बार में सबको उठा करके ले आया गया और सब जाति बन गया, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे हुआ है। वो सब इतिहास में दर्ज है, संस्कृति में दर्ज है कि हाँ कैसे इतनी सारी जातियाँ बनी। पारसी लोग कब आए, मुस्लिम लोग कब बने, बौद्ध, ईसाई, ये सब धीरे, जब अंग्रेज आए तो वो ईसाई धर्म लेकर आए, जब मुगल लोग आए तो वो मुस्लिम धर्म लेकर आए, तो ये सब हुआ। जब फारस में पारसी लोगों पर अत्याचार हुआ तो वो लोग आ गए, तो यहाँ रहने लगे, तो पारसी धर्म आ गया। ठीक है, हमारे जो रतन टाटा जी का डेथ हुआ है वो भी पारसी ही थे। आगे देखो, किसी तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। समाजवाद ये कहता है कि समाज का विकास हो, साहित्य का विकास नहीं, समाज का विकास हो। जैसे सड़कें, रोड और ये बिजली, ये सब जो भी जनता का आम जरूरत है, ये सब, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब। तो समाजवाद जो है राष्ट्रीय आवश्यकता है, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी सामाजिक विकास का काम होता है, वो जब तक समाजवाद नहीं रहेगा तब तक सामाजिक विकास नहीं होगा। लोग समाज के लिए जीते हैं, उसी को समाजवाद कहते हैं। और इस प्रसंग में लेखक क्या कहते हैं कि सामाजिक विकास से साहित्य का विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास से साहित्य का विकास नहीं होता। सामाजिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन साहित्य के विकास में सदियों का वक्त लगता है। ठीक है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। हाईकमान से मिलो, सुप्रीम कोर्ट, क्या पढ़ रहे थे। निबंध को समापन करते हुए जो लेखक है वो कैसा स्वप्न देखते हैं, तो लेखक ये स्वप्न देखते हैं कि भारत में शिक्षा को इतना महत्व दिया जाए, इतना महत्व दिया जाए कि जो करोड़ों लोग अनपढ़ हैं उनको शिक्षित किया जाए, और उनको इतना शिक्षित किया जाए कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ें, दक्षिण भारत का साहित्य पढ़ें, और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत का इतिहास और साहित्य पढ़ें। तब भाषाओं का आदान प्रदान होगा और लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये स्वप्न देखते हैं, और पूरा भारत शिक्षित बनेगा। जब करोड़ों लोग महाभारत और रामायण का नए पाठक होंगे, तब जाकर के साहित्य एक अपने आधुनिक स्तर पे पहुंचेगा। ठीक है, ये स्वप्न देखते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। साहित्य किसी पर निर्भर नहीं करता, ये बताते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर उच्च वर्ग के बारे में लिखता है तो वो श्रेष्ठ है, निम्न वर्ग के बारे में लिखता है तो श्रेष्ठ नहीं है, तो ये प्रमाण देते हैं। ठीक है, व्याख्या कर, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान को सामाजिक परिणाम क्यों होता है। देखो, ये जो व्याख्या करने वाला है ना, ऐसा के क्वेश्चन 2 को उठा करके देगा, 4-4 नंबर का रहेगा, 5 या 4 नंबर का रहता है। एगो कविता से कहीं से उठा लेगा, एगो कहानी से कहीं से उठा करके दे देगा, और व्याख्या करना होगा, इसके बारे में बताना, एग्जैक्ट उठा करके दे देता है। सुनो बताते, सुनो सुनो सुनो। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की जब तुलना करते हैं
तो बंगाल और पंजाब में बहुत ज़्यादा अंतर है। बंगाल आज भी उसी अवस्था में है, बंगाल का विकास नहीं हो पाया, लेकिन पंजाब का विकास ज़्यादा हो गया। कारण क्या है? कारण भी बताया गया, किधर गया? तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चलता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान पंजाब में अधिक है, बंगाल में कम है। क्या हुआ? मांग लिया, उधर से ले लो बैंक। कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान को सामाजिक परिणाम क्या होता है? बंगाल में कम है और पंजाब में अधिक है। ठीक है, कहाँ कम है? बंगाल में कम है, पंजाब में अधिक। और इसके कम होने के पीछे रीजन ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के कल्चर है, वो सीखना ही नहीं चाहते। पंजाबी वो विकास से बहुत दूर है, वो अपनी आस्था के प्रति इतना डूब चुके हैं कि उनको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन पंजाब, पाकिस्तान में जो सबसे डेवलप एरिया है, सबसे विकासशील एरिया है, वो पंजाब का क्षेत्र है। जबकि भारत में सबसे विकासशील या तो मुंबई या तो दिल्ली, पंजाब उतना विकास नहीं। अब सोचो, भारत में जितना विकास पंजाब है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विकास वाला पंजाब है, यानी पंजाब का एरिया ही सबसे ज़्यादा विकासशील है। तो ये यही बताया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग अपने साहित्य को, अपने संस्कृति को भूलने पर तुले हैं, बंगाल वाले। लेकिन पंजाब के जो लोग हैं वो उसको बचा कर रखे, उसे सीख रहे हैं। ठीक है, सामाजिक परिणाम क्या होता है? सामाजिक परिणाम यही होता है, जब संस्कृति टूटता है, आपका साहित्य टूटता है, तो आप अपने देश के प्रति जागरूक नहीं रहते। कोई भी काम होगा अपने लिए सोचोगे, अपने देश के लिए नहीं सोचोगे। दिक्कत ये हो जाती है। आज इतना ही है, एक पेज और होगा। ये तो हो गया पाठ के आसपास। तो विषयों की जानकारी शिक्षकों से प्राप्त करें। ये क्या क्या है? वर्ग विभाजन, प्रगतिशील आलोचना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। आपको पता है समाजवाद समाज के लिए, पूंजीवाद पूंजीपति लोगों के लिए और सामंतवाद सामंत लोगों के लिए, यानी निचले स्तर के लोगों के लिए। राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, टेनिसन, वर्जिल, शेक्सपियर, मिल्टन, शैली, जारशाही, सोवियत समाज, सुब्रमण्यम भारती, और भी होगा आगे, सुनो बताता है। ये सब नाम है। शेक्सपियर की कविता और इसका जो लेख है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जारशाही का मतलब रूस में शासक जो, ठीक है, ये सब नाम है। सोवियत समाज, सोवियत संघ, वही रूस वाला। USSR, यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत, क्या बोलता है आर से, रीजन, रूस, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय संघ, संघ सेवा नहीं, वो तो UPSC का होता है, छोड़ो, ऐसा ही कुछ होता है। सोवियत संघ होता है, सोवियत संघ इसको हिंदी में बोलते थे। यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रूस, ये है फुल फॉर्म इसका। सुब्रमण्यम भारती, ये सब लेखक हैं। किधर गया? यहाँ है, इन्हें उन्हें भाग जाता है। तो ये सब आपके काम का नहीं है। यहाँ देखो, भाषा की बात। पाठ से 10 अविकारी शब्द चुनिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बताते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ये आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, अभी तक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। देखो, जिस तरह से क्या कहते हैं, शब्द दो प्रकार का होता है, एक सार्थक और एक निरर्थक। उसी तरह से जब हम लोग क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया में एक होता है विकारी और एक अविकारी। कई प्रकार का क्रिया आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, उसी में आएगा विकारी और अविकारी। तो इसको अभी स्टॉप करके रखिए, जब पढ़िएगा तब बनाइएगा, क्योंकि जब तक डिटेल से पढ़िएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा, क्योंकि अंतर समझ में आ जाना जब बहुत जरूरी है। अगर हम बता देंगे कि विकारी इसे कहते हैं, अविकारी इसे कहते हैं, फिर भी आप नहीं बना पाइए। कारण ये है क्योंकि कोई शब्द ऐसा आएगा जो लगेगा ये तो दोनों हो सकता है, कोई ऐसा आएगा जो लगेगा कि दोनों में से कोई नहीं है। तो अंतर समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा विकारी नहीं होगा। होगा वो तो ठीक है, नहीं होने वाला भी समझ में आना चाहिए।
तो उसके कई सारे नियम भी होंगे, पॉइंट भी लिखवाया जाएगा, जैसे संधि और समास में लिखाया जाता है कि अगर लास्ट में ये शब्द है तो ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा, तो वो सब चीज़ भी ध्यान में रखना होता है। निम्नलिखित पदों में विशेष्य का परिवर्तन कीजिए। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण पढ़े हैं अभी तक? राहुल सर जी क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स चलता है इसके बाद, तो व्याकरण नहीं चलता था? तो कौन कौन टॉपिक पढ़ चुके हैं? कौन कौन टॉपिक पढ़ चुके हैं व्याकरण में? क्या क्या? शुरुआती वाला पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, हम देखते हैं। आलोचना, अद्वितीय भूमिका, राजनीतिक मूल्य। पाठ से संज्ञा के भेदों के 4 उदाहरण चुने। संज्ञा के भेदों के, संज्ञा कितने भेद? 5 को, और सबका 4 को उदाहरण ढूंढना है आपको, ठीक है? ढूंढ करके लाइएगा अगले दिन। निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करें। इस सब का वाक्य बनाना है। ये सब क्या है? सर्वनाम दिया हुआ है, एक ही को सेंटेंस बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है तो 12 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। शब्द निधि, ये शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो, प्रगतिशील आलोचना का मतलब है जो आलोचना सामाजिक विकास के महत्व देती हो। भौतिकवाद वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल पदार्थ को मानती हो। अमूर्त, जो मूर्त न हो, जो दिखाई न पड़े। विकासमान, विकास करता हुआ, प्रतिबिंबित, झलकता हुआ, जिसकी छाया दिखलाई पड़े। अभ्युदयशील, तरक्की करता हुआ, उन्नतिशील। ह्रासमान, नष्ट होता हुआ, छींचता हुआ, मारता हुआ। यथेष्ट, पर्याप्त। आदिम, अति प्राचीन, सबसे पहले। व्यंजित, प्रकट, ध्वनित, अभिव्यक्त। पूर्ववर्ती, जो पहले से विद्यमान हो, पहले से मौजूद रहने वाला। नियामक, निरूपित और नियमबद्ध करने वाला। द्वंद्वात्मक, जिसमें 2 परस्पर विरोधी स्थितियों या पक्षों का संघर्ष हो। नाम लेवा, नाम लेने वाला। उत्तराधिकारी, अस्मिता, अस्तित्व, पहचान। एकात्मकता, एकता, आत्मा की एकता। अविच्छिन्न, लगातार, निरंतर, अटूट। न्यूनाधिक, कमोबेश, समर्थ, सक्षम, सुयोग। वंचित, अभावग्रस्त, प्रभुत्व, अधिकार या स्वामित्व। विशद, व्यापक, विस्तृत। पुनर्गठित, फिर से व्यवस्थित। अपव्यय, अपव्यय, फिजूल खर्ची। आत्मसात, अपना हिस्सा बनाना, अपने में समाहित कर लेना। तो ये सब शब्दार्थ है। शब्दार्थ और सारांश, ये 2 चीज आपको याद होना ही चाहिए, सारांश और शब्दार्थ। इसलिए क्योंकि जब शब्दार्थ याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जब सारांश याद रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन और आंसर समझना बहुत जरूरी है। सारांश याद है तो आंसर याद रहेगा, और शब्दार्थ याद है तो क्वेश्चन कह क्या रहा है अच्छा से समझ में आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो नया लोग करेगा, तो आप लोग पहले शेयर कीजिए और वो सब अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज के लिए इतना ही। जय हो। आप लोग नए लोग को शेयर नहीं करते, ये गलत बात है।